नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली की एक 4 वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताया था। 111 टोटल वैकेंसीज़ थी। तो शायद मैंने भी थोड़ा जल्दी में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखो, वो जो लेटर था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने आरएमएल हॉस्पिटल में दिया था। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और आरएमएल, अब जैसे कि मिनिस्ट्री ने हॉस्पिटल में भेजा सीट्स को वेकेंट फुल करने के लिए, तो देखो ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा हुआ था और बाद में लेटर में लिखा हुआ टू द आरएमएल हॉस्पिटल, डायरेक्टर ऑफ आरएमएल हॉस्पिटल। तो मतलब मिनिस्ट्री से हॉस्पिटल में लेटर आया है ये कि आप ये जो वेकेंट सीटें हैं इनको फिल करें, परमानेंट बेसिस पे नहीं, अभी 1 ईयर पीरियड पे भरें और आफ्टर 1 ईयर इनको रेगुलर बेसिस पे भरा जाएगा, ठीक है। तो पर आप अगर आगे कोई नोटिस आया इसके बारे में तो मैं दोबारा से फिर बिल्कुल डिटेल से डाल दूँगी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल ने नहीं डाला है कोई भी, ना तो साइट पे आया है और ना ही हॉस्पिटल ने न्यूज़पेपर में डाला है वैकेंसीज़ के बारे में। तो कोई बात नहीं, आगे आगे चलते हैं। और कल बच्चों के मैसेज भी आए थे, तो मैसेज के रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा एरर आ चुका है, जिसकी वजह से मैसेज जा नहीं रहे। सो आप बिल्कुल बेचिंतित, मतलब सॉरी, चिंता ना करें, ठीक है। बस आप अपनी तैयारी रखें, जब भी कोई वैकेंसी आएगी जिस तरीके की भी आएगी मैं बता दूंगी, आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगी। अब नेक्स्ट करते हैं, कल मैंने आपको ये वाले आपको बताए थे। आज करते हैं हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 1 क्वेश्चन ओनली, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मोस्ट ऑफ टाइम गोवर्स साइन देखने को मिला है पेपर में, ठीक है। तो एमसीक्यू आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि गोवर्स साइन जो है ये किस में ये साइन किस में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और टिक लगा के आना है ड्यूचेन डिस्ट्रोफी। और ये आया भी हुआ है किसी ना किसी पेपर में, ये आया हुआ है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आ सकता है। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, देखो नाम से ही पता लग रहा है मसल्स, ठीक है। और डिस्ट्रोफी मतलब डिक्रीज होना, ठीक है। मसल्स की जो मसल गर्थ है उसकी ट्रॉफी हो जाना, ठीक है। मतलब मसल गर्थ रिड्यूस हो जाना, उसको बोलते हैं मसल डिस्ट्रोफी। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रोफी होती हैं, टाइप्स तो ज़रूर करके जाने हैं, पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है अच्छे से। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले कराते हैं हम ड्यूचेन मस्कुलर। देखो, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रोफी: ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बैकर डिस्ट्रोफी, फेसियोस्कैपुलोहुमरल डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड बस ये 4 टाइप्स की आपकी डिस्ट्रोफी हैं। 4 टाइप की टाइप्स ऑफ डिस्ट्रोफी, 4 टाइप्स की। तो पहली कौन सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूचेन डिस्ट्रोफी है, ठीक है। तो ड्यूचेन डिस्ट्रोफी में क्या बताया गया है, एक तो गोवर साइन दिखाई देता है, ठीक है इसमें। दूसरा ये भी मैं बताऊंगी कि इस साइन में क्या होता है। ये 1 से 3500 मेल बर्थ में, ठीक है, दिखाई देता है। तो इससे पता लग गया है कि ये सबसे ज़्यादा किस में मेल रीजन में, ठीक है, मेल चाइल्ड को होता है। डिले अर्ली मोटर डेवलपमेंट, इसमें जो मोटर डेवलपमेंट है वो डिले हो जाती हैं। डिलेनेस इन माइलस्टोन, ठीक है, जो ये हम बोलते हैं ना सेरिब्रल पाल्सी में। एज 1 से 3 साल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो कितने साल के
बिलो एंड ग्रेटर, ठीक है। तो 1 साल से 3 साल के बच्चे में ये डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। कौन सी? ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें एक तो और क्या हो जाता है, स्कोलियोसिस कॉन्ट्रैक्चर बनता है एंड लॉस ऑफ एम्बुलेशन, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्चर बनता है? स्कोलियोसिस कॉन्ट्रैक्चर। और इसमें क्या होती है? एम्बुलेशन, लॉस ऑफ एम्बुलेशन एट अराउंड 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 साल तक होने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसकी जो एम्बुलेशन मतलब वॉकिंग है, वो क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी 12 साल के तक, ठीक है। धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उसके बाद वो फिर पेशेंट बेड रिडन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर और भी उसको दिक्कतें आ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बच भी नहीं पाता, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। देखो, कोज बाय मदर जीन हो गया, जेनेटिक हो गया, ठीक है। मोर कॉमन बॉयज़ में हो गया, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे मैंने बाद में लिखे हुए हैं। और इस डिजीज़ को देखो यहाँ पे मैंने 1 से 3 साल है, ये ना कंफर्म कर लेना। एक बुक में तो आपको 1 से 3 मिलेगा और दूसरे में मिलेगा 3 से 5 साल। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या टिक करके आएंगे। 3 to 5 ईयर्स। और इसमें स्टेजेस कौन से होते हैं? एम्बुलेटरी स्टेजेस होते हैं, व्हील चेयर स्टेजेस एंड बेड रिटर्न। जो एम्बुलेटरी है वो 12 साल तक लॉस में आ जाएगी। वॉकिंग जो है बच्चे की वो कम हो जाएगी। फिर वो बच्चा व्हील चेयर पे आ जाएगा और फिर बच्चा बेड रिडन पे आ जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसके 3 स्टेजेस हैं। फिर इसी में क्या होता है कि सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, इन पर्टिकुलर द काफ मसल। इसमें सूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब एक मसल की हाइपरट्रॉफी। और वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? काफ मसल में, काफ मसल की होती है। चाइल्ड कैन नॉट क्लाइम स्टेयर और राइज फ्रॉम ए लो चेयर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे ध्यान से समझ के जाना है। जो ड्यूचेन डिस्ट्रोफी का बच्चा होता है ना, वो एक तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है और रेज फ्रॉम ए लो चेयर, और छोटी चेयर पे, मतलब ना तो स्टेयर पे चढ़ सकता और ना ही चेयर पे जा सकता। रेज फ्रॉम ए लो चेयर, उठ नहीं सकता छोटी चेयर से। तो यही हुआ कि क्लाइम, इसी को बोलते हैं गोवर साइन। आप जब पढ़ेंगे ना अच्छे से, उसी को बोलते हैं क्लाइम अप हिम, ठीक है। जब वो अपने आप उठने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले उसके, जैसे हम तो स्ट्रेट उठ जाते हैं, पर बच्चा कैसे उठेगा? पहले दोनों पैर उसके सीधे होंगे और फिर वो पूरा नीचे तक बेंड होगा, और फिर धीरे 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 अपने आप को वो उठाने की कोशिश करेगा। उसको बोलते हैं गोवर साइन। और अच्छे से आप अपने बुक में ज़रूर देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि जब खुद चेक करोगे ना वो ज़्यादा याद रहेगा आपको। फिर इसमें एट्रोफी अकर्स लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब, ठीक है। ये आ जाती है कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में लिम्ब की एट्रोफी किस टाइप से होती है, ठीक है। अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब। तो एट्रोफी अकर्स लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब, ठीक है। गेट कौन सा बन जाता है इसमें वेडलिंग गेट बन जाता है, ठीक है। बिकॉज वीकनेस क्वाड्रिसेप्स मेंटेन, क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस से वेडलिंग गेट आ जाते हैं, जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करता है और कंपनसेट डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। और डोर्सिफ्लेक्शन को भी कंपनसेट करता है। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे अर्ली फ्रॉम फर्स्ट टू पोस्ट ऑपरेटिव डेज, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि समझ में आ गया है, और आप अपनी बुक से भी पढ़ना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ज़रूर से भी ज़रूर, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रॉफी में से। फिर करते हैं बैकर डिस्ट्रॉफी। बैकर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये ना रेयर होती है, किससे?
ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, ठीक है। बैकर जो डिस्ट्रॉफी होती है ये रेयर होती है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से। देखो रेयर होती है तो इम्पोर्टेंट हुई कौन सी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वो 1 से 3500 बच्चों पे थी, मेल बर्थ पे थी, और ये 1 से 35,000 पे है। इसमें ऐसे आ जाता है टाइप ऑफ कि जो लिम्ब गर्डल्स हैं वो कौन सी डिस्ट्रॉफी में पाई जाते हैं, कौन सी डिस्ट्रॉफी में इन्वॉल्वमेंट मिलती है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू बन जाएगा और आपको क्या आंसर करके आना है, बैकर्स डिस्ट्रॉफी में जो लिम्ब गर्डल हैं वो इन लिम्ब गर्डल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स 2017 में आया हुआ है और रिपीट होने के चांस हैं अगली बार। डिस्ट्रॉफीज विद पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ वीकनेस, ठीक है। और इसमें जो पर्टिकुलर पैटर्न होता है गर्डल्स का वो उसमें गर्डल्स की वीकनेस हो जाती है। थर्ड टाइप है फेशियो स्कैपुलो हुमरल डिस्ट्रॉफी। देखो फेशियो स्कैपुलो हुमरल, तो इसमें इंसिडेंस 1 to 2 से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 1,00,000, देखो 5 जीरो तो 1,00,000 हो गया, तो 1 से 1,00,000 बच्चों पे ये आपको डिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगी। ये लोअर लिम्ब पैटर्न ऑफ वीकनेस, ठीक है। इसका पैटर्न क्या है, लोअर लिम्ब की वीकनेस हो जाती है, सबसे पहले लोअर लिम्ब की वीकनेस होगी। और इसमें कौन सा गेट बनता है, कैमल बैक्ड गेट। कौन सा गेट है, कैमल बैक्ड गेट। और ये डिस्ट्रॉफी अगर करनी है ना तो आप ना यूट्यूब पे गूगल पे पीपीटी करना सर्च, पीपीटी सर्च करना और उस पीपीटी में आपको अच्छे से दिया होगा और भी, ठीक। 4 टाइप है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ये कौन सी डिस्ट्रॉफी है, ये मायो मीन्स मसल, टोनिक मीन्स टोन, ठीक है। या तो टोन इंक्रीज होगी या टोन फिर डिक्रीज होगी। तो इसमें क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करना इसको। कॉज बाय अनस्टेबल ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अनस्टेबल किसके कारण होता है, अनस्टेबल ट्राई न्यूक्लियोटाइड। रिपीट एक्सपेंशन इन ए नॉन कोडिंग सीक्वेंस एट ए पोजीशन, ठीक है। इसकी ये दिया हुआ है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, केमिकल डिस्टर्बेंस जिनको बोलते हैं, केमिस्ट्री में जो आती हैं। रिपीट एक्सपेंशन इन ए नॉन कोडिंग सीक्वेंस एट पोजीशन, इसका कोडिंग याद कर लेना 199.1.3.3, ये इसका कोड है। और आप जब चेक करेंगे ना उसमें आपको पता लग जाएगा। बट हाँ, इसमें ये पूछा जा सकता है मायोटोनिक जो डिस्ट्रॉफी है ये कौन सी डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। डिले अर्ली मोटर डेवलपमेंट डिस्ट्रॉफी है, या फिर लिम्ब गर्डल इन्वॉल्वमेंट डिस्ट्रॉफी है, या फिर लोअर लिम्ब डिस्ट्रॉफी है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट मल्टी सिस्टम डिस्ट्रॉफी है। तो आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट मल्टी सिस्टम डिस्ट्रॉफी लगा के आना है। नेक्स्ट करते हैं उसमें दिया हुआ है ये कितने बच्चों पे मिलती है, 5 पर 1,00,000 बच्चों पे मिलता है। अब करते हैं मैस्थीनिया ग्रेविस। देखो ये मेरे खुद के नोट्स तो आपको ना ऐसे ही मिलेंगे, खिचड़ी पका रखी है मैंने इनमें, कभी कहीं कुछ लिख रखा कहीं कुछ लिख रखा है। तो मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस को हम, इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक, अगर मैं आपको बाद में, चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए तो अब करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसको ना और भी अच्छे से अपनी बुक से और करना है आपको, ठीक है। मैं तो रफली सी आपको बता रही हूँ कि आपको ये टॉपिक करना है और इसमें ये करना है। देखो सबसे पहले एक एमसीक्यू बनेगा कि माइस्थेनिया जो ग्रेविस है वो कौन सी डिजीज़ है,
ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी डिजीज़ है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे कि एक डिजीज़ का नाम दे दिया और उसमें काफ़ी सारी डिजीज़ लिख दी ना। ऑटो, ये MCQ आएगा, फाइंड द ऑटो इम्यून डिजीज़। तो उसमें 4-5 डिजीज़ के नेम दे देंगे और फिर उसमें आपको टिक लगाना कि ये ऑटो इम्यून है और ये नॉन ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एक तो ये MCQ बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मसल्स की वीकनेस होती है और ये जो डिसऑर्डर है ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन अफेक्टिंग स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है, ठीक है। जो न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन होते हैं ना हमारे, वो अफेक्ट करते हैं किसको? स्केलेटल मसल्स को। और ये माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये मोर कॉमन इन मेल्स के अंदर मिलती है। सर इसमें क्वेश्चन आया था माइस्थेनिया ग्रेविस पे भी, एम्स 2021 में ही आया था। एम्स 2021 में मैंने लिखा हुआ है अपने MCQ में। तो इसमें उन्होंने क्या पूछा था कि ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। देखो ये जो नेम है, एक डोपामाइन और एक एसिटाइल कोलिन, ये दो तो ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो जब ब्लॉकेज हो जाती है एसिटाइल कोलिन की, तब कौन सी डिजीज़ होती है? तो आपको क्या लिखना होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? मसल सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आइज़ में भी इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, टोसिस हो जाते हैं, डिप्लोपिया हो जाता है, वो मसल वीक हो जाती हैं। तो ये आपको 5 लिखने हैं। इसका ये ब्लॉक क्यों हो जाते हैं? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें जो एसिटाइल कोलिन होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम? पेरिनोप्लास्टिक सिंड्रोम, पेरिनोप्लास्टिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो ये रेयर प्रिवलेंस ऑफ 5 पर 5 लोगों को मिलेगा, कितने बच्चों पे? 1 लाख बच्चों पे। और इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन पेशेंट्स। वैसे रेयर होती है ये डिजीज़, बट मिलती है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिलती है, मिलती है। अब करते हैं हम नेक्स्ट, अब करते हैं हम अबाउट्स जॉइंट्स के बारे में। तो अबाउट्स जॉइंट्स के बारे में देखो, जनरल जो हमारी एनाटॉमी की बुक है, उस जनरल एनाटॉमी की बुक में आपको ना जॉइंट्स का ही चैप्टर मिलेगा। एक बार उसको ना रिकॉल कर लेना आप ज़रूर, क्योंकि कई बार उसमें ना टाइप्स ऑफ जॉइंट भी आ जाते हैं। कई बार सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो एग्जामिनर दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर रिकॉल कर लेना, भूलना नहीं है। फाइब्रस जॉइंट और जो जॉइंट होते हैं वो उनके टाइप्स है, फाइब्रस जॉइंट और सिनआर्थरोसिस, ठीक है, 3 टाइप्स के। और कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होते हैं, ये एम्फोथ्रोसिस होते हैं, एम्फोबोसिस होते हैं, और साइनोवियल जॉइंट और ये डायआर्थरोसिस होते हैं, ठीक है। ये जॉइंट मूवेबल होते हैं, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फाइब्रस जॉइंट में सिंडेस्मोसिस, सूचर्स और गोम्फोसिस जो हमारे टूथ होते हैं, ठीक है। सूचर्स हमारा स्कल होता है। सिंडेस्मोसिस डेंस फाइबर्स मेम्ब्रेन। ये सिनकोंड्रोसिस एंड सिम्फेसिस का मीन्स है प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया। और सिनकोंड्रोसिस कौन से ज्वाइंट होते हैं? हाइलेन कार्टिज इन पॉज इन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बिटवीन रिब एंड स्टर्नम। तो सिनकोंड्रोसिस कौन से होते हैं? रिब और स्टर्नम में। तो बिल्कुल रफली सा आप एक बार रिकॉल कर लेना इसको, ठीक है, याद कर लेना, देख लेना ज़रूर। नेक्स्ट है साइनोवियल ज्वाइंट। तो और तो सारे जो बच गए वो सारे कौन से हैं? साइनोवियल ज्वाइंट है। उसमें भी यूनी एक्सियल है, बाई एक्सियल ज्वाइंट है, मल्टी एक्सियल ज्वाइंट है। यूनी एक्सियल जो होते हैं वो हिंज और पाइवेट है। और कौन कौन से ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट, अटलेंटो एक्सियल, और बाई एक्सियल ज्वाइंट सैडल एंड कोंडाइलोइड ज्वाइंट,
और मल्टी एक्सियल ज्वाइंट, बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट, हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, वर्टिबल ज्वाइंट्स। ठीक है, तो एक बार ये आप ज़रूर चेक कर लेना। और एक बार ये भी आपको पता होना चाहिए, अप्रोच टू ए पॉलीट्रोमा केस। ठीक है, इमरजेंसी में जो ABCDEH, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसेबिलिटी, जी से गो बैक टू द बिगिनिंग फॉर ए सेकेंडरी सर्वे एंड H हेल्प। तो दोस्तों लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टियोटमी। ठीक है, ये आपको ना बस पता होने चाहिए कि ऑस्टियोटमी क्या होता है। कई बार डेफिनेशन आ जाती है इनकी, तो पता तो होना ही चाहिए। तो ऑस्टियोटमी में क्या होता है, टॉमी मीन्स काट देना, कटिंग ऑफ द बोन। ठीक है, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड टॉमी मीन्स काट देना। तो कटिंग ऑफ द बोन, कट एंड रीशेप योर बोन। ठीक है, पहले कट करेंगे और फिर रीशेप करके आपकी बोन की रीशेप कर देंगे। टू रिपेयर ए डैमेज ज्वाइंट, और रिपेयर कर देंगे डैमेज ज्वाइंट को। शॉर्टन एंड लेंथन डिफॉर्म बोन। सो इसमें क्या होता है कि क्रिएटिंग ए सर्जिकल फ्रैक्चर। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियो मीन्स कटिंग ऑफ द बोन टू करेक्ट एक्सेसिव एंगुलेशन, बॉबिंग और रोटेशन ऑफ ए लॉन्ग बोन या बोन लेग। ठीक है, करेक्ट करना हो, ज़्यादा एंगल इंक्रीज होगा, देखो इसमें देखो, अगर एंगल इंक्रीज होगा तो बो और रोटेशन ऑफ ए लॉन्ग बोन। नेक्स्ट है कंपनसेट। ये तो ये दिया गया है कि किस किस में करते हैं। तो एंगुलेशन इंक्रीज, एक्सेसिव एंगुलेशन, बो लेग हो या रोटेशन हो रही हो लॉन्ग बोन्स की। टू कंपनसेट एंड करेक्ट द माल अलाइनमेंट ऑफ ए ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट में माल अलाइनमेंट है तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। टू करेक्ट लेग लेंथ इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिपेंसी में भी ऑस्टियोटमी को यूज़ करते हैं बाय शॉर्टनिंग और लेंथनिंग। टू अल्टर द लाइन ऑफ वेट बियरिंग एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी एट द ज्वाइंट। एग्जाम्पल अबडक्शन ऑस्टियोटमी। ठीक है, अबडक्शन ऑस्टियोटमी किस किस में की जाती है, करेक्ट हेलेक्स वेल्गस में, कोक्सावेरा में, जीनू वेल्गम एंड वेरम में। टू रिलीव द पेन इन एन अर्थराइटिक हिप, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटमी। अर्थराइटिक जो हिप होते हैं, जिन हिप के अंदर अर्थराइटिस बन जाता है, तो उसके लिए कौन सी ऑस्टियोटमी की जाती है, डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटमी। और अबडक्शन ऑस्टियोटमी इनमें की जाती है। फेमस ऑस्टियोटमी कौन सी हैं, देखो दो टाइप, दो में ही हो ये, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम फ्रेंच ऑस्टियोटमी एंड फर्नांडेज एंड कैम्बल ऑस्टियोटमी। आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है, जैसी भी है बस। तो फ्रेंच ऑस्टियोटमी माल यूनाइटेड सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ हुमरस, और फर्नांडेज एंड कैम्बल ऑस्टियोटमी माल यूनाइटेड ऑस्टियोटमी। बस जस्ट आपको पता होना चाहिए, इनके नेम भी पता होने चाहिए, नाम आ जाता है कई बार। जिसकी पॉल्स ऑस्टियोटमी किसके लिए यूज़ की जाती है, OA हिप, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप। शेल्टर चीरी पेम्बर्टन, शेल्टर चीरी मैंने सुना है, पेपर में आया है एक, रोहतक PGI में, ये क्वेश्चन रोहतक PGI में आया था। कोंडाइलर डिसलोकेशन ऑफ हिप ज्वाइंट, ना सॉरी, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप ज्वाइंट। मैकमरे सेनाज, ये सेनाज से नाम कर लेना, फ्रैक्चर नेक फीमर। पॉल्स OA हिप। हाई टाइडल ऑस्टियोमी OA नी। ड्वेयर्स ऑस्टियोटमी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ड्वेयर्स क्लब फुट ऑस्टियोटमी। और स्पाइनल ऑस्टियोटमी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक अर्थ्रोडेसिस। अर्थ्रोडेसिस, अर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट और डेसिस मीन्स जोड़ना, फिक्स करना, किसी भी ज्वाइंट को फिक्स करना। तो इसमें क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ द ज्वाइंट, जोड़ने को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज। ठीक है, फ्यूजन ऑफ द ज्वाइंट।
फ्यूजन ऑफ द जॉइंट बाय सर्जिकल मेथड बिकॉज इट लिमिट्स द फंक्शन ऑफ द जॉइंट, कि वो इसलिए जोड़ दिया जाता है। ये ज़्यादा एम्पुटेशन में भी किए जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो एम्पुटेशन पेशेंट होता है वो वर्क नहीं कर पाता, ऑक्यूपेशनल वर्क नहीं कर पाता है, तब उसको फिक्स भी कर दिया जाता है कि वो कुछ कुछ काम उस हाथ से कर ले, ठीक है। तो फिर इट इज़ ए यूज इन ए आर ए, ये सबसे ज़्यादा किस में यूज़ किया जाते हैं? रेमेटॉइड आर्थराइटिस में, आर्थोडेसिस, चारकोट जॉइंट्स, कौन से जॉइंट्स में? चारकोट जॉइंट्स, और एडवांस ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्यूसेंट्स ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, ग्रोस इंस्टेबिलिटी ड्यू टू मसल पैरालिसिस एज इन पोलियो, ठीक है। फॉर परमानेंट करेक्शन ऑफ ए डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी की करेक्शन करने के लिए भी फ्यूज़ किए जाते हैं। देखो ये मैंने डायग्राम बना रखे हैं, ये पहले के डायग्राम बने हुए हैं जब मैं वेली बैठी रहती थी और तब ये नोट्स बनाती थी। ट्रिपल ऑर्थोडेसिस इन किस में यूज़ किया जाता है? ट्रिपल ऑर्थोडेसिस, आपको नाम याद रखने हैं, इन क्लब फुट में, ठीक है। आर्थोडेसिस 3 टाइप से, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा मीन्स बाहर से, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर साइड से, लेटरल साइड से, और कंबाइंड मतलब दोनों, इंट्रा भी और एक्स्ट्रा भी, दोनों का ही। अभी हाँ बेटा ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, प्लास्टी मीन्स कंस्ट्रक्ट ए न्यू मोबाइल जॉइंट। जैसे कि आजकल काफ़ी सारे केस हो रहे हैं, ये घुटने बदलवा लो, ठीक है, देसी भाषा में, माता जी घुटने बदलवा लो, घिस गए हैं, गैप बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया, तो वो क्या होते हैं? आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं उसको। कंस्ट्रक्ट करके एक नया मोबाइल जॉइंट बना देते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, हाफ हिप रिप्लेसमेंट, हाफ नी रिप्लेसमेंट। तो आर्थ्रोप्लास्टी इज एन ऑपरेशन टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू मोबाइल जॉइंट। OARA ऑफ हिप, नी, शोल्डर, एल्बो, हैंड एंड फुट, ये हर बॉडी पार्ट में किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस ऑफ हिप एंड एल्बो, अगर बोन टीबी हो जाती है, सीधा याद रखना, बोन टीबी बस। फ्रैक्चर नेक नॉन यूनियन इन पेशेंट्स ऑफ मोर देन 60 ईयर, रेयरली टू करेक्ट डिफॉर्मिटी। देखो अब ये इसकी टाइप्स भी देख लो आप, इनमें ना नेम मिलेंगे। हाँ इसमें एक क्वेश्चन और करना है आपको कि जो ये सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड आजकल चल रहा है ना, सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड करके घुटने डालते हैं, या स्टील का, वो ना आप एक बार इम्प्लांट के ना वो रिएक्शन देख लेना ज़रूर कि कौन से रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिनकी हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, हाई ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी, हेमी रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी एंड टोटल रिप्लेसमेंट, जिसमें देखो एक्सीजन में फीमर काट दी, इसका हेड काट दिया, ठीक है, और यहाँ पे नया लगा दिया, फिर इसके ऊपर का हेड निकाल दिया, नेक और हेड, बीच में इम्प्लांट लगा दिया ऐसे करके, और फिर टोटल वाले में क्या होगा, ये भी लगाना पड़ा और इसका सराउंडिंग लगाना पड़ा, ये इसको बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट हम जैसे आगे इसके नेम भी है, एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी, हेमी रिप्लेसमेंट, अस्टिन मोरी प्रोस्थेसिस नॉन यूनिट। बस आप भी इतना ही कर लेना। हाँ देखो ये आ गया, वो मिल गया। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, metallic prosthesis and the smaller joint by high density polyethylene, both the components are fixed by acrylic cement, ठीक है। देखो मैं ये बता रही थी ना कि देखने के लिए, तो देखो metallic prosthesis होते हैं, स्मॉलर जॉइंट बाय हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं,
बोथ द कंपोनेंट्स, अगर दोनों का कंपोनेंट कर दें तो ये फिक्स बाय एक्रेलिक, इसके साथ फिक्स किया जाता है एक्राइलिक सीमेंट के साथ। तो नाम क्या रखना है, याद है, एक्राइलिक सीमेंट। और हिप रिप्लेसमेंट फॉर OA एंड RA। अब करते हैं, वैसे टाइम तो हो गया है आज की वीडियो का, हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। और जो कल मैंने वैकेंसीज डाली थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसकी कोई भी अपडेट आएगी अब हॉस्पिटल से तभी मैं आपके अपने YouTube चैनल पे उसको डालूंगी और फिर देखते हैं। हाँ, पर आप ना तैयारी करते नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग आ रही है अंदर से कि वैकेंसीज आने वाली हैं और भी वैकेंसीज आने वाली हैं फिजियोथेरेपी की। क्योंकि एक न्यूज़ आई थी, आपने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ा हो, तो उस न्यूज़ में ये गिवन था कि जो एलोपैथी और आयुर्वेदा है, ठीक है, तो उसमें एक गवर्नमेंट वो बना रही है, क्या कहते हैं, कोर्सेज बना रही है और भी कि हर एक यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में ये कोर्सेज हों और इन पे वर्क होए। तो नेक्स्ट आगे अपना फुल तैयारी करते रहें, वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, जहाँ तक आइडिया है, और आपका लक और ऊपर वाला जाने, ठीक है। तो सब अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, जो वर्क बाहर क्लिनिकल वर्क नहीं कर रहे हैं वो घर पर बैठ के अब भी अपना ध्यान रखें, और जो बाहर कर रहे हैं, क्लिनिक वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी अपना ख्याल रखें, ठीक है। और पढ़ाई के लिए टाइम, एग्ज़ाम के लिए टाइम ज़रूर निकालें। थैंक यू, वेलकम।